गहनी जंगल में राजा विक्रमादित्य चुपचाप चल रहे थे। कंधे पर बेताल और चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। हर पत्ता, हर शाखा सन्नाटे में डूबी थी, मानो जंगल भी किसी रहस्य को छिपा रहा हो। तभी बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी के साथ कहानी शुरू की। राजन, आज की कथा साधारण नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी छाया अचानक गायब हो गई, और फिर उसके बाद जो हुआ वह किसी के सोच से परे था। एक डर फैलने लगा, बिना शोर, बिना हिंसा। लोग चौंक गए और सवाल उठने लगे, क्या छाया भी किसी का गहरा राज छुपा सकती है? सुनो राजन, छाया का रहस्य। दूर एक गांव था, छायापुर, एक शांत और साधारण बस्ती, जहां लोग दिन में काम करते और रात को जल्दी सो जाते। पर अचानक गांव में एक अजीब डर फैलने लगा। रघु नामक एक व्यक्ति की छाया दिन के उजाले में नजर नहीं आ रही थी। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन धीरे धीरे यह डर गहराने लगा। लोग एक दूसरे की छाया देखने लगे और डर का बीज गांव के हर कोने में फैल गया। महाराज, कृपया हमारी रक्षा करें। ये रघु नाम का व्यक्ति हमारे गांव में कुछ महीनों से रह रहा है, लेकिन जब सूरज चमकता है उसकी छाया दिखाई नहीं देती। रघु, सामने आओ। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? और यह बताओ, तुम्हारी छाया कहाँ है? महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं वर्षों से एक साधु के मार्गदर्शन में तपस्या कर रहा था, पर एक दिन जब मैं लौट रहा था, मेरी छाया अचानक मुझसे अलग हो गई। मैं न दोषी हूं न दुष्ट, पर मेरी छाया अब मेरी नहीं है, उसे मुझसे छीना गया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक आदमी जिसकी परछाई नहीं है, यह बात लोगों की समझ से परे थी। राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया। महाराज, छाया केवल प्रकाश की प्रतिक्रिया नहीं होती, यह आत्मा का प्रतिबिंब होती है। जब कोई पाप करता है और उसे छिपाता है, तो उसकी छाया स्वयं दूर हो जाती है। लेकिन यदि किसी और की छाया चुराई जाए, तो इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने के लिए दूसरे की आत्मिक छवि अपने साथ लेकर चल रहा है। राजा भास्कर ने आदेश दिया, पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा संपूर्ण हो, तब समस्त राज दरबारियों को सभा भवन में एकत्र किया जाए। मंत्रोच्चार के साथ हम सत्य को उजागर करेंगे। रात आई। चंद्रमा की चांदनी से दरबार का आंगन उजला था। सभी दरबारी और गांव के विशेष जन एकत्र हुए। रघु भी वहां था। राजपुरोहित ने अग्नि प्रज्वलित की और शांति मंत्रों का पाठ आरंभ किया। सबको कहा गया, खड़े रहो, शांत रहो और छाया को देखो। धीरे धीरे मंत्रों की ऊर्जा फैलने लगी, और तभी एक आदमी की पीठ से दूसरी छाया अलग होकर दिखाई देने लगी, विकृत, धुंधली और विचलित। यह दृश्य सभी ने देखा। वह व्यक्ति था सेनापति वर्दन। वर्दन, तुम्हारी पीठ पर यह दूसरी छाया किसकी है? क्या छुपा रहे हो तुम? महाराज, यह कोई भ्रम है, यह कोई जादू है। ऐसा कैसे संभव है? नहीं सेनापति, यह भ्रम नहीं, यह तुम्हारा अपराध है जो तुम्हारी आत्मा की परछाई में प्रकट हुआ है। अब सच छुप नहीं सकता। बोलो वर्दन, सच क्या है? मैंने वर्षों पहले एक साधु की हत्या की थी। वह मेरे किए गए अन्याय को उजागर करना चाहता था। मैंने उसे मार डाला और उसकी छाया को मंत्रों से अपने भीतर बांध लिया, ताकि मेरा अपराध कभी सामने न आए। दरबार स्तब्ध था। सभी की आंखें रघु पर थीं, जो अब भी शांत खड़ा था। मैं उस साधु का शिष्य था
मैंने सब देखा पर प्रतिशोध नहीं लिया। मुझे विश्वास था कि न्याय होगा और वह दिन आज है। रघु, तुम्हारा मौन ही तुम्हारी शक्ति बना। जहां लोग प्रतिशोध में अंधे हो जाते हैं, वहां तुमने सत्य पर भरोसा किया। वर्धन को उसके अपराध की सजा मिलेगी। वर्धन को कारावास भेजा गया। रघु की छाया वापस लौटी, जैसे कोई अधूरी आत्मा पुनः पूर्णता को प्राप्त कर रही हो। छाया केवल शरीर की परछाई नहीं होती, वह आत्मा की गहराई में छिपा एक सच होती है। और जब वह गायब हो जाए तो समझो, सत्य किसी और शरीर में चीख रहा है। अब बताओ राजन, क्या रघु का मौन रखना सही था? क्या एक निर्दोष को चुपचाप सहना चाहिए जब वह सच्चाई जानता हो? यदि वह बोलता तो शायद उसकी बात कोई नहीं सुनता। लोग उसे झूठा समझते या स्वयं दोषी ठहरा देते, पर उसका विश्वास, उसकी प्रतीक्षा और सत्य पर उसकी अडिग आस्था ने न्याय को समय के साथ प्रकट किया। मौन केवल कमजोरी नहीं, कभी कभी वही मौन सबसे ऊंची और सबसे स्पष्ट आवाज बन जाता है। और रघु का मौन सच्चाई की सबसे प्रबल गवाही थी। सही उत्तर दिया राजन, पर मैं फिर उड़ चला।